हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी 6 सेम का पेपर वन का सेकंड यूनिट, पेपर वन एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिजिक्स से बेटा अपनी, और उसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जैसे स्टार्ट किया हुआ है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दी हैं। और आज हम अपना स्पेक्ट्रम इसके अंदर आते हैं। जैसे आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा था, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है। तो उसमें आपके दो इम्पॉर्टेंट है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल वाला। तो उनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसकी वजह से आता है। आपका जो आपके रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स बनी हुई हैं उनके बीच में अगर ट्रांजिशन हो जाती हैं तो उस पे जो आपका स्पेक्ट्रम आपको मिलता है वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज़ emission of radiation due to transition of molecules between allowed rotational energy state of मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो हमें एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, रोटेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके बीच जो आपकी ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, जो रेडिएशन एमिट होती हैं, यानी कि वो वही तो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेंगी, वही उसी से तो पता चलेगा। तो वो जो हमें मिलती है वो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स के बीच की ट्रांजिशन की वजह से मिलता है। और क्या मिलता है वहाँ पे, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको डेफिनेशन पता चल गई कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो है जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो आपके होंगे उनके बीच में ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे वो होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के वजह के को फाइंड आउट करने के लिए वो एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। कि अब हम क्या करेंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए बेटा हम क्या काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं और यहाँ पे एक आपके एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया हुआ है जिसके अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि दो न्यूक्लियस होंगे। तो हमने दो न्यूक्लियस कंसिडर किए हुए हैं, एक आपका M1 हो गया, एक आपका M2 हो गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर M1 और M2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटा है आपका R, ठीक है, M1 से M2 का। लेकिन M1 का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो R1 है और M2 का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो R2 है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला किया हुआ होगा पहले आपके 11th क्लास के अंदर कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से इस एक पोजीशन के ऊपर से एक ये मॉलिक्यूल यहाँ है, एक ये यहाँ है, ये पर्टिकुलर R1 से है, ये पर्टिकुलर R2 डिस्टेंस के ऊपर है, ये आपका मास M1 है, ये आपका M2 है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर R है स्मॉल, ठीक है। तो ये जो R होगा वो किससे होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से दिया जाएगा, ठीक है, जो कि किससे होगा, आपका M1 R1 प्लस में M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आपने सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कि एक पोजीशन वेक्टर जो आपका सेंटर ऑफ मास का होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा। तो बेटा अपने पास भी तो यही केस बन रहा है कि एक पोजीशन से आपका ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है और अब इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या करके चलेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे। तो अभी हमने जो कंसिडरेशन की हुई है हम उसको लिखेंगे कि कंसिडर
diatomic molecule consist of two nuclei of mass m1 and m2 separated by a fixed distance r. Let center of mass lie on origin and two masses are rotating about their center of mass with angular velocity w. ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हो कि वहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका कहाँ इसके ओरिजिन पे लाई कर रहा है और ये दोनों आपके इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या कर रहे हैं, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, और r1 और r2 आपने क्या बता दिया, इनके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बता रखे हैं, यानी कि इस एक्सिस से डिस्टेंस बता रखे हैं। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसका पोजिशन वैक्टर भी बता सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि लेट r1 and r2 be distance of atom from center of mass, and according to definition of center of mass, position vector of center of mass is given by r vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus में m2। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर ये हमारा कहाँ पे है, अगर हम ये मान ले कि ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन के ऊपर है, अगर ओरिजिन के ऊपर है तो अपना ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब r लिया हुआ है, अब अपना तो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे इसका मतलब r की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, r की वैल्यू क्या है, 0 पे है, तो आप लिखोगे कि इफ़ सेंटर ऑफ मास इज़ एट ओरिजिन, अगर वो हमारा ओरिजिन पे है तो क्या होगा बेटा, आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अगर आर वेक्टर 0 के इक्वल हो गया तो ये इधर जाके 0 हो गया, ये वाली डिनोमिनेटर टर्म अगर इधर 0 हो गई तो ये एक टर्म उठ के इधर आ जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, m1 r1 वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस के m2 r2 वेक्टर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गई। अब यहाँ से अगर मैं खाली इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूँ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में तो ये मॉडुलस में चली जाएगी, तो नेगेटिव वहाँ पे नहीं होएगा। ठीक है, तो और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म m1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 r2 वेक्टर, ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आया कि ये जो r1 वेक्टर है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m2 बाई m1 r2 वेक्टर लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन हमें तो ये पता है कि ये इनके बीच का जो ये r डिस्टेंस है वो r1 प्लस में r2 वेक्टर के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग उसको r की फॉर्म में बता सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर वी नो दैट कि r इज इक्वल टू r1 प्लस में r2। ठीक है, और यहाँ से आपको r1 की वैल्यू m2 बाई m1 r2 पता चल गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, तो पुट फर्स्ट इन अबव। अगर मैं इसके अंदर इसको पुट कर रही हूँ बेटा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि r इज इक्वल टू m2, r1 की पुट कर रही हूँ ना, m2 बाई m1 r2 प्लस में r2। ठीक है, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो m2 बाई m1 प्लस 1 इंटू में r2 के, और इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं m2 प्लस m1 बाई m1 r2, यानी कि मैं पूरे r2 की वैल्यू को इसकी फॉर्म में बता सकती हूँ। पूरे r2 को इसकी फॉर्म में बताएंगे बेटा तो m1 अपॉन में m2 प्लस m1 r। ठीक है, यानी कि r
टू को आपने किसकी फॉर्म में बता दिया, आर की फॉर्म में बता दिया, ठीक है। और अगर मैं अब R1 को लिखना चाहूँ तो R1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे M1 ऊपर है, वहाँ पे M2 हो जाएगा, M2 अपॉन में M1 प्लस में M2, और ये कितना हो जाएगा आपका R। इसका मतलब आपने इसको इस फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमने पोजीशन ये R की फॉर्म में इसको बता दिया। अब ये क्या कर रही है, इसके अलोंग मूव कर रहा है। आप सभी को पता है कि कोई रिजिड बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव करती है, रोटेट करती है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, जो मॉलिक्यूल का मास m है, तो वो वहाँ पे क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करता है, विच इज़ गिवन बाय mr का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस एक्सिस के अलोंग एक मूव नहीं कर रहा मॉलिक्यूल, अपने दो कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा वो हमें इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आप वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बता रहे हो तो आप लिखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल about an axis passing through its center of mass and perpendicular to a line joining two atom is कितना हो जाएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 in case of r, so you can put these value in this equation. Now taking this equation as equation 2 and this is as equation 3, or you can naming it as 2 or it is 3, ठीक है। Now putting second and third equation in equation 4, naming it equation 4, तो आप लिखिए यहाँ पे put value of r1 and r2 from second and third equation in equation number 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये पुट कर देती हूँ बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1 ऑलरेडी था, r1 की वैल्यू है बेटा, इसका स्क्वायर करना है, और r1 कितना था m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका होल का स्क्वायर हो गया, प्लस में m2 एज सिमिलर है, बस यहाँ पे m1 हो जाता है, तो m1r बाय m1 प्लस में m2, इसका तो स्क्वायर हो गया है, इसका होल का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है नीचे पूरा एलसीएम लेते हैं तो वो होल का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब m1 प्लस में m2 का होल का स्क्वायर ये हो रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हो m1 m2 मैं कॉमन कर सकती हूँ और r का स्क्वायर भी। अगर मैंने ये कॉमन कर दिया तो यहाँ से बेटा m2 निकल के आ रहा है और यहाँ से m1, ठीक है। ये पूरा एक इससे कैंसिल आउट करता है आपका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया आपका m1 m2 r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द रिड्यूस्ड मास ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा I इज इक्वल टू म्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इसको बता सकते हो। और अब क्या बताना है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो खाली अगर वो करता है वो करता तो अपनी एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख रहे क्योंकि हमें रोटेशन की फॉर्म में करना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर को देखो आप रोटेशन के v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम आर क्या है I होता है और ये ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर बन गई अब आपकी एनर्जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको, ये ऐसे लिखेंगे कि रोटेशनल एनर्जी ऑफ सिस्टम E इज इक्वल टू हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। और आपको एक और चीज़ भी पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका L इज इक्वल टू कितना होता है, I ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, L बाय I हो गई। तो इसका मतलब इसको अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ, ये आपकी 5th हो गई, ये 6th हो गई, पुट इक्वेशन 6 इन 5th, तो आपकी जो एनर्जी है बेटा वो कितनी हो गई, हाफ I
इंटू में एल का स्क्वायर बाय आई का स्क्वायर, एक से आपका कैंसिल हो गया, तो हाफ ऑफ एल स्क्वायर बाय आई, ठीक है। और एल स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम आप सभी को पता है, उसको आप कैसे लिखते हो, एल को अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में 1 एच कट की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। अगर उसका स्क्वायर है यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एल की स्क्वायर की फॉर्म में, या तो इसको ऐसे लिख लो, और अगर वैसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा एच कट का स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1। लेकिन अब हम यहाँ पे क्योंकि स्पिनिंग का केस कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो उसको हम टोटल जो आपका जे है वो भी एल के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अब मैं इसको एल की फॉर्म में ना दिखा के टोटल जे की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2i एच कट का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी जे लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हो गई, एच कट का स्क्वायर बाई 2i जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, अगर आप इनके लेवल्स को ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो कि जे आपका जब जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ई नॉट आपका किसके इक्वल हो गया, जीरो के। जब आपका जे 1 है तो ई 1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 1 हो गया, तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, अगर कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते तो ये हो जाएगा 2 एच कट का स्क्वायर बाय 2i, आई कितना हो जाएगा म्यू आर का स्क्वायर। अगर j = 2 पुट कर रही हो तो 2 × 2 + 1 यानी कि 6, तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 6 एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें क्या फाइंड हो गया, हमारे रोटेशनल एनर्जी फॉर द क्वांटम नंबर j और उसकी शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये लिखोगे कि बाय दिस वी कैन फाइंड rotational energy for quantum number j and shape and size of molecule, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल हम ये चीज़ इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसके अंदर इसका सिलेक्शन रूल बताना था, तो सिलेक्शन रूल इसका क्या होगा, del J = ±1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सिलेक्शन रूल इज del J = ±1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो अगर आप किसी इनिशियल स्टेट J से किसी फाइनल स्टेट पे लेके जाते हो, सपोज आपकी फाइनल स्टेट J -1 है, क्योंकि ऊपर से नीचे पे आएगी ना, या तो 1 से 0 के ऊपर आ जाओ, या फिर इसके नीचे वाला लेवल होगा तो J की वैल्यू -1 अगर सपोज कर रहे हो तो 0 से -1 के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट J से J -1 के ऊपर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि J से आपकी इससे नीचे वाली लेवल J -1 होगी वैल्यू, ठीक है। यानी कि जैसे देखो यहाँ पे 1 है, ये 0 है, तो इससे एक कम है, तो यही मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो अगर इस टाइप पे ट्रांजिशन होती है तो आपको पता है कि अगर दो एनर्जी लेवल्स उसमें होती हैं, ट्रांजिशन होती है दो लेवल्स के बीच में, तो del E = hν के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे del E करते हैं तो del E आपकी J से J -1 के बीच का सेपरेशन है, तब आपके पास क्या रिजल्ट आता है, आपको वो चीज़ वहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो लिखिए कि इफ ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट J to final state J -1, then emitted frequency is कितनी हो जाएगी बेटा, hν = EJ माइनस में EJ -1। आपको फॉर्मूला सबका पता है, आपको पता है एच कट का स्क्वायर बाय 2i, तो दोनों में से कॉमन ही रहेगा, तो एच कट का स्क्वायर बाय 2i तो मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है। अंदर क्या आएगा, इसके लिए तो आएगा J × J + 1, और उसके अंदर से एक और कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कितना हो गया बेटा, J × J + 1, ठीक है। और फिर माइनस में J तो रिप्लेस हो गया J -1 से, और ये J भी किससे हो जाएगा, J -1, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, और ये खाली
जे बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जे का स्क्वायर प्लस जे माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे का स्क्वायर माइनस जे। तो जे का स्क्वायर यहाँ से किया तो ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो जे स्क्वायर तो जे स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जे प्लस जे कितना हो जाएगा, 2j हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया है बेटा वो कितना आया है, 2j h कट का स्क्वायर बाय 2i। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कितनी हो जाएगी, जे एच अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर आई। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है जिसको न्यू नॉट मान लेते हैं। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी वो किसके इक्वल हो गई, जे न्यू नॉट के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना बेटा, इसको किसकी फॉर्म में बताना पड़ेगा, वेव नंबर की फॉर्म में बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेव नंबर की फॉर्म में ही भी तो बताएंगे ना हम इसको। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशंस करवानी है तो वेव नंबर की फॉर्म में भी इसको पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे फॉर एनर्जी लेवल ऑफ रोटेटर, फॉर एनर्जी लेवल ऑफ रोटेटर आप क्या करोगे, इसको वेव नंबर की फॉर्म में लिखोगे विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एफ ऑफ जे। और इसको कैसे लिखेंगे कि जो हमारी एनर्जी है ई जे वाली या ई रोटेशन वाली, उसको हम एच सी से सिंपली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एच सी से अगर आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आप सभी को पता है ई जे की वैल्यू होती है एच कट का स्क्वायर बाय 2i जे इंटू जे प्लस 1, और इसको क्या कर रहे हो आप, एच सी से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो एच कट के स्क्वायर को आप अगर एच का स्क्वायर ये लिखते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई होता है ना, 2 पाई का वो करेंगे स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर। अब यहाँ से एक एच आपका एक एच से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रिमेनिंग टर्म बचेगी बेटा एफ ऑफ जे, ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू में जे प्लस 1। तो ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को नाम देते हैं हम रोटेशनल कॉन्स्टेंट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बी एज अ कांस्टेंट। ठीक है, नेमिंग एज द रोटेशनल कांस्टेंट। तो जो वेव नंबर की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आया है वो कितना आ जाएगा आपका एफ ऑफ जे, वेव नंबर की फॉर्म में बी जे इंटू जे प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके लेवल्स बनाने हैं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर लेवल बनाते हैं तो देखो 1 2 3 4 इतने लेवल्स उसमें कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका 0 1 2 3 के लिए है। अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे को पता है पूरा एफ ऑफ जे आपका कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर मैंने 1 पुट कर दिया बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 2b। अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 6b। अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो ये 3 + 1 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, 12b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इसके गैप को देख सकते हो। ठीक है, अगर आप 0 से 2b के बीच का गैप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है ये कितना आ गया, 2b। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 2b से 6b के बीच का गैप देख रहे हो, आपको पता चल रहा है ये कितना आ रहा है आपका, 4b आ रहा है। ठीक है, 6b से 12b के बीच का गैप देख रहे हो तो ये कितना आ रहा है आपका, 6b आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये जो आपके लेवल्स थे ये तो इक्वी डिस्टिंग्विश नहीं है, लेकिन जो लेवल्स के बीच का लेवल्स हैं वो आपके कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस आएंगे, यानी कि रेगुलर सेपरेशन के बीच का। कैसे, 4b से 2b का डिफरेंस कितना है, 2b है। 6b से 4b का डिफरेंस कितना है, 2b है। नेक्स्ट भी 8b आएगा, 8b से 6b का डिफरेंस भी कितना आएगा, 2b आएगा। यानी कि लेवल्स जो है वो तो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन लेवल्स के बीच का जो लेवल्स होगा वो कैसा है आपका, रेगुलर सेपरेशन के साथ का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इन डायटोमिक molecule the absorption spectrum lines are situated at 2b 4b 6b and so on, which means irregular सेपरेशन ऑफ 2b। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। लेकिन बेटा एक चीज़ और है, ये आपने केस कैसा लिया था कि आपके जो एटम है वो रिजिड है,
ठीक है। लेकिन बेटा जो मॉलिक्यूल है वो आपने रिजिड कंसिडर किया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी कोई ना है कि हर जगह रिजिड हो, नॉन रिजिड भी तो रोटेटर हो सकते हैं। तो अगर नॉन रिजिड आपके पास है तो वहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे क्या होगी, इंट्रोड्यूस होगी, हमें उसके लिए बताना पड़ेगा। ये पूरा डेरिवेशन नहीं आपको नहीं करना, जस्ट वो टर्म लिखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपका वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए कि फॉर नॉन रिजिड रोटेटर, फॉर नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है। तो अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पे एक डिस्टॉर्शन केस के आपकी एक और जो आती है टर्म वो इंट्रोड्यूस होती है इसके अंदर, ठीक है, डी डिस्टॉर्शन। तो हमें वो भी इसके अंदर करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि इफ़ वी कंसिडर इट ए नॉन रिजिड rotator, then according to quantum mechanic consideration rotational term value in a non-rigid rotator may be अप्रॉक्सीमेट टू किसके, हम इसके साथ एक और डिस्टॉर्टेड वैल्यू को असाइन करेंगे, ठीक है। बी जे इंटू जे प्लस वन तो अपना रोटेटर का था, रिजिड रोटेटर का, और वो कितना हो जाएगा, डी डिस्टॉर्शन है यहाँ पे, जो आप बी की जगह डी लिखिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जे का स्क्वायर करेंगे तो जे स्क्वायर, जे प्लस वन का करेंगे तो जे प्लस वन का होल का तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका d इज़ लेस देन आपका b है, क्योंकि डिस्टॉर्शन यहाँ पे कम लिया जाएगा, ठीक है। और वो जो वो होगा आपका, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, d जो है वो 0 से बड़ा होगा। और रही बात आपके सिलेक्शन रूल की, तो जो सिलेक्शन रूल होगा वो सेम होगा एज द आपका कैसा, रिजिड रोटेटर के जैसा, ठीक है। सिलेक्शन रूल कैसा होगा, रिजिड रोटेटर जैसा होगा, ठीक है। और जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी इस मॉडल के, वो जैसे आपका ऊपर वाला बाद में आपका कैसा हो गया था, इक्वी डिस्टिंग्विश हो गया था, लेकिन ये कभी भी इक्वी डिस्टिंग्विश नहीं होगा। जो सेपरेशन होगा वो आपका डिक्रीज होता हुआ ही जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपका फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, जैसा आपका ये मिलता है रिजिड रोटेटर, ये भी फार इंफ्रारेड वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और आप इसके लिए यहाँ पे लिखोगे कि द स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to this model are no longer equidistant and the separation gradually decreases, ठीक है। तो उसका जो सेपरेशन होगा, जैसे यहाँ पे तो आपका 2b का सेपरेशन आ रहा था, ये हमारा इस तरीके से नहीं आएगा, ये कम कम होता हुआ ही आपको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये आप बना लीजिए कि ये जो आपका ग्राफ बनाया है ये किस अकॉर्डिंग है, कि इधर जो आप बता रहे हो वो तो न्यू रोटेशन, और यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, ये वाली जो वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए ये किसकी हैं, एफ ऑफ जे की, ठीक है। वेव नंबर मैंने इधर लिख दिए ये, ठीक है, आप इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये कंप्लीट होता है यहाँ पे इसके साथ आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो रेडी रहिएगा उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।